तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के पॉलिटी का यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो देखिए, इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आइए हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में और उसका डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से डिविज़न्स होते हैं सोसाइटी में, किस किस तरह के होते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सोशल डिविज़न्स हैं उनका पॉलिटिक्स से यानी राजनीति से क्या रिलेशन है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो सोशल डिवीज़न है ये पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करता है और पॉलिटिक्स का इन चीज़ों के साथ यानी कि जो सोशल डिवीज़न है इसके साथ क्या लेना देना है, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर पहली नज़र में अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि जो कम्बिनेशन है पॉलिटिक्स का और सोशल डिवीज़न का, ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही एक तरीके से घातक है, एक्सप्लोजिव है, यानी धमाकेदार है डेमोक्रेसी के लिए। तो देखिए, डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में एक तरीके का कंपटीशन होता है जिसमें कि अलग अलग तरह के पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो कंपटीशन होता है वो एक तरीके से सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करता है और सोसाइटी कई धड़ों में बढ़ जाती है। कुछ लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अगर वो एक तरीके से compete करना शुरू कर दें ऐसे चीज़ों को लेकर जो कि पहले से सोसाइटी में सोशल डिविजन्स हैं या फिर सोशल डाइवर्सिटी हैं, जैसे कि अगर किसी कास्ट को लेकर अगर कोई पार्टी बात करना शुरू कर दे या फिर किसी एक तबके को लेकर, किसी धर्म को लेकर बात करना शुरू कर दे, तो ये एक तरीके से इन सोशल डिविजन्स को पॉलिटिकल डिविजन्स बना सकता है और एक तरीके से कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, वायलेंस क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि एक देश को डिसइंटीग्रेशन के मुकाम तक ले जा सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये चीज़ें बहुत सारे देशों में हो चुकी हैं। बहुत सारे देश जो हैं वो टूट चुके हैं, बहुत सारे देश अलग अलग कई देश बन चुके हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं अगर इस तरीके की स्थिति हो, यानी कि इस तरीके के पॉलिटिकल डिविजन्स बन जाए अगर सोशल डिवीज़न। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल देखा था नॉर्दर्न आयरलैंड का और वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो इलाका है काफ़ी वायलेंट इलाका है और ये जो इलाका है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है और ये हिस्सा एक तरीके से बहुत ही खतरनाक हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, जहाँ पर काफ़ी सालों से वायलेंट और बहुत ही बिटर स्थिति है। जो अलग अलग कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहते हैं और हमेशा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो देखिए, अब वहाँ के हम एक तरीके से डेमोग्राफी को देख लेते हैं। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या दो कम्युनिटीज़ वहाँ पर मेनली रहती हैं और ये दोनों जो हैं ये क्रिश्चियनिटी के अलग अलग सेक्ट हैं। पहला 53% आबादी है जो कि प्रोटेस्टेंट्स हैं और दूसरा जो 44% आबादी है वो है रोमन कैथोलिक्स। तो देखिए, जो कैथोलिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो कि डिमांड करती हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनिफाई किया जाए और जो कि एक कैथोलिक कंट्री है, यानी उसमें ज़्यादातर प्रभाव जो है कैथोलिक लोगों का है। और वहीं जो दूसरी तरफ दूसरी सोसाइटी का जो हिस्सा है प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है एक पार्टी जिन्हें कि कहा जाता है यूनियनिस्ट कहा जाता है, जो कि यूके के साथ रहना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो इस विचारधारा को फॉलो करती है उन सभी पार्टीज़ को यूनियनिस्ट कहा जाता है। और ये जो पार्टीज़ है ये चाहती हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये यूके के साथ रहे, जो कि एक तरीके से उसमें ज़्यादा प्रभाव किसका है, प्रोटेस्टेंट लोगों का है। तो एक तरीके से ये दोनों जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं और ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के धड़े हैं ये चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी का जो प्रभाव है पूरे कंट्री पर हो, सभी लोगों पर हो, और इसी वजह से मेनली कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स में हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, मिलिटेंट्स मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। और ये फाइट जो जनरली होता है ये यूनियनिस्ट लोगों के और नेशनलिस्ट लोगों के बीच में होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं,
सिक्योरिटी फोर्सेज और नेशनलिस्ट लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होते हैं। और ये सभी चीज़ें एक तरीके से कम हुई या फिर हम कह सकते हैं ख़त्म हुई 1998 में, जब जो यूके की गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट थी, और जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो सभी एक टेबल पर बैठे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक एग्जांपल है जो कि आपको डाइवर्सिटी को समझने के लिए दिया गया है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में। इसको आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, जब 1998 में जो यूके की गवर्नमेंट थी और जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी, वो एक पीस ट्रीटी पर आए, जिसके बाद जो आर्म्ड स्ट्रगल था, यानी हथियारों के साथ जो विरोध था, वो एक तरीके से बंद हुआ, उसे ख़त्म किया गया। उसके बाद एक तरीके से वहाँ पर शांति की स्थिति है। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, और यहाँ पर एक तरीके से हैप्पी एंडिंग नहीं देखी गई। जैसा कि हमने यूके में देखा कि वहाँ पर लोग बातचीत करके और अपने प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर लिया, लेकिन यूगोस्लाविया में हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंपटीशन था, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या फिर जो ग्रुप्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी कम्युनिटी को या फिर किसी भी तरीके के ग्रुप को, वो ऐसी मांग रख रहे थे या फिर ऐसे वो डिमांड रख रहे थे जिनको कि एक कंट्री में रहते हुए पूरा किया ही नहीं जा सकता था। तो इस वजह से यूगोस्लाविया जो था उसे 6 टुकड़ों में बांट दिया गया, और इस वजह से वहाँ पर अब नए 6 देश बन गए, एक देश के बजाय 6 देश बन गए। और तो देखिए, ऐसे एग्जाम्पल पढ़ने पर या फिर ऐसे एग्जाम्पल सुनने पर लोगों को ये लगेगा, या फिर आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी लगेगा या मुझे भी लगता है कि देखिए, जो पॉलिटिक्स है और जो सोशल डिवीज़न है, उसे किसी भी तरीके से मिक्स करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए सरकार को या फिर किसी और को। तो और इसके बाद लोगों को लगता है कि देखिए, ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर किसी भी सोसाइटी में, चाहे हमारे सोसाइटी में या किसी और देश की सोसाइटी में, वहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिवीज़न ना हो, तो इस तरीके के कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ऐसा सोशल डिवीज़न है सोसाइटी में, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, तो इस तरीके के सोशल डिवीजन्स को पॉलिटिक्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करने देना चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस इन्हें नहीं होना चाहिए। और इसी समय में जो एक्सप्रेशन है सोशल डिवीज़न का पॉलिटिक्स में, और ऐसा नहीं है कि हम जब भी पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न को एक्सप्रेस करते हैं या फिर उसकी बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल बात करती है, तो इस तरीके के डिज़ास्टर्स क्रिएट होते हैं। और हमने बहुत ही पहले भी बहुत एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि हमने बेल्जियम का देखा था, चाहे आप इंडिया का ही एग्जांपल देख लें, तो यहाँ पर जो सोशल डिवीज़न्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, और ऐसे ही और बहुत सारे कंट्रीज़ में नहीं करते हैं। और जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं सोशल डिवीजन्स, बेल्जियम में हमने एग्जांपल देखा था, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट करते हैं। तो इन डिवीजन्स की बात पॉलिटिक्स में भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मुद्दों को भी उठाते हैं और उस पर बात भी करते हैं। और देखिए, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में ये बहुत ही नेचुरल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन चीज़ों के बारे में बात करें, इन मुद्दों को उठाए और इन डिवीजन्स के बारे में बात करें, और अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उन अलग अलग कम्युनिटीज़ के डिमांड के हिसाब से उनको प्रॉमिस करें कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको वो देंगे। और इसके साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनका पॉलिटिक्स में या फिर सोसाइटी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरीके से उनके अनुपात के अनुसार रहे, और जो पॉलिसीज़ उनके द्वारा बनाई जाए वो पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई जाए कि जो सोसाइटी के अलग अलग तबके हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी को एक तरीके से एड्रेस किया जाए, उनकी परेशानियों को ध्यान में रख के बनाया जाए और उनकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जो सोशल डिवीज़न है वो एक तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ में वोटिंग को भी अफेक्ट करता है। तो देखिए, जो लोग होते हैं किसी एक खास कम्युनिटी के, वो किसी एक खास पार्टी को पसंद करते हैं दूसरी पार्टी के मुकाबले। आप इंडिया में भी देखते होंगे कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं या फिर बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो किसी एक खास पार्टी को वोट देते हैं और कहते हैं कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा या फिर मैं सिर्फ इसी पार्टी को वोट दूंगा। इस तरीके की बातें इंडिया में भी बहुत आप एग्जाम्पल जानते ही होंगे। और बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ ऐसे पार्टीज़ भी हैं जो कि किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। और
ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि इंडिया को या फिर किसी और कंट्री को डिसइंटीग्रेशन की स्थिति पर ले जाती हैं, बल्कि वहाँ की डेमोक्रेसी को मजबूत करती हैं, क्योंकि वो किसी एक खास तबके के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं या फिर उनके जो परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप बसपा को देख लें, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो उसको मेनली बनाया गया था कि जो दलित लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और सरकार के लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बसपा बनने की वजह से इंडिया के इंटीग्रेशन को खतरा है या फिर इंडिया के एग्जिस्टेंस को खतरा है, नहीं, वैसा नहीं है। उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है कि वो उस सोसाइटी के तबके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है, उसको एड्रेस करना चाहती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे शिवसेना को देख लें, जो कि या तो हिंदूवादी पार्टी आप कह सकते हैं या फिर मराठावादी पार्टी कह सकते हैं, या फिर बिहार में आप देख लें लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उसको मेनली उन्होंने यादवों को एड्रेस करने के लिए बनाया था। या फिर झारखंड में आप देख लें झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको मेनली बनाया गया था आदिवासियों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए या फिर उनकी बात करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंडिया के डिसइंटीग्रेशन की स्थिति क्रिएट करती है, नहीं, ये सिर्फ एक सोसाइटी के तबके की बात करती हैं और बोलती हैं कि इस तबके के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और एक तरीके से हम समझें तो ये एक तरीके से इंडिया के डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, क्योंकि जो सोसाइटी के अलग अलग तबके हैं, सोसाइटी का जो अलग अलग ग्रुप है, उसके पास उनका एक आवाज़ है जो कि सरकार तक पहुंचा सकता है, ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकता है, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। तो देखिए, इसके बाद अब हम देखते हैं कि वैसे 3 डिटर्मिनेंट्स या फिर 3 ऐसे कारक जो कि एक तरीके से जो पॉलिटिक्स होता है सोशल डिवीज़न का, उसका आउटकम डिसाइड करते हैं, उसका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो कि आखिर जो लोग हैं या कि जिस सोसाइटी की बात हो रही है, वहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं और अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिया के यहाँ आप देख लें तो इंडिया में लोग अपनी आइडेंटिटी को ऐसा नहीं है कि सिंगुलर रूप में देखते हैं या फिर एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तमिल हूँ तो सिर्फ तमिल हूँ, अगर मैं बंगाली हूँ तो सिर्फ बंगाली हूँ। तो इस तरीके के आइडेंटिटी इंडिया के लोगों में नहीं होती है। इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री की हम एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम देख लें आयरलैंड का एग्जाम्पल देख लें, तो वहाँ पर जो लोगों की आइडेंटिटी है उन्होंने इस तरीके से क्रिएट कर ली थी कि वो सिर्फ कैथोलिक हैं या फिर वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट हैं। उन्होंने एक तरीके से अपना जो आइडेंटिटी थी कि मैं यूनाइटेड किंगडम का नागरिक हूँ, वो एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अगर वो मजबूत होती कि हाँ, यूनाइटेड किंगडम को मुझे मजबूत बनाना है, यूनाइटेड किंगडम का मैं नागरिक हूँ, उस तरीके की आइडेंटिटी उन सभी लोगों के बीच में होती, तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थे उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता था और उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एक तरीके से नहीं क्रिएट हुआ। और इसी तरीके से आप यूगोस्लाविया को देख लें, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था कि वहाँ के लोग अगर अपनी आइडेंटिटी को यूगोस्लाविया नेशन से जोड़ते और वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी ऐसी होती कि नहीं, मैं किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग भले ही करता हूँ, लेकिन मैं यूगोस्लाविया का नागरिक हूँ, मैं जितना इस सोसाइटी के तबके से बिलोंग करता हूँ उतना ही मैं यूगोस्लाविया से बिलोंग करता हूँ। तो इस वजह से मुझे यूगोस्लाविया के अंदर रहते हुए ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए, इस तरीके की अगर लोगों में थिंकिंग होगी तो जो आउटकम होगा इस सोशल डिवीज़न के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है उसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होगा। जैसा कि इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि किसी एक खास सोसाइटी के तबके की बात करती हैं, लेकिन उस सोसाइटी के खास तबके के लोग जो हैं वो खुद को उतना ही इंडियन समझते हैं जितना वो अपने आप को उस सोसाइटी का मेंबर समझते हैं। जैसे कि आप देख लें किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जितना हिंदू है उतना ही वो इंडियन भी है, खुद को उतना ही इंडियन समझता है। कोई मुस्लिम है तो वो जितना मुस्लिम है उतना ही वो खुद को इंडियन भी समझता है। चाहे आप किसी भी तरीके से लैंग्वेज के ऊपर देख लें या फिर आप रीजन पर देख लें, रिलीजन पर देख लें, तो लोग जो हैं खुद के आइडेंटिटी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर यानी एक आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं, वो कई आइडेंटिटीज़ अपने साथ जोड़ कर रखते हैं कि मैं इंडियन भी हूँ, मैं तमिल भी हूँ, मैं बंगाली भी हूँ, इस तरीके के बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को। तो इस वजह से जो लोगों में आइडेंटिटीज़ है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ और इस तरीके की जो आइडेंटिटीज़ है वो लोगों को एक साथ जोड़ती है और जो कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में उसको कम भी करती है और जो
डेमोक्रेसी है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करती है। और इसी तरीके से बेल्जियम का हमने देखा था कि बेल्जियम में कई सारे सोसाइटीज़ रहते हैं और कई लोगों के ग्रुप्स रहते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बात थी, इस वजह से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि वहाँ के जो लोग थे जितना वो डच थे या फिर जितना वो जर्मन स्पीकिंग थे उतना ही वो बेल्जियन थे। तो इस वजह से वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया गया और लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। और इसी तरीके से अब हम देखते हैं दूसरा जो फैक्टर है जो कि पॉलिटिक्स जो होता है सोशल डिवीज़न को, उसके आउटकम को डिसाइड करता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके के डिमांड उठाते हैं किसी कम्युनिटी को लेकर। और ये बहुत ही आसान है उन डिमांड्स ये बहुत ही आसान है कि वैसे डिमांड्स को पूरा किया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक तरीके से क्या कहते हैं सपोर्ट करता है या फिर उसमें उस चीज़ को पूरा करने की बात की गई है या फिर किसी और कम्युनिटी जो है उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर कोई ऐसा डिमांड रखता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी डिमांड रखती है तो उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं श्रीलंका का। तो देखिए श्रीलंका में एक तरीके से डिमांड रखा गया पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा कि देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंहला लोग रहेंगे या फिर सिंहला को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और जो तमिल कम्युनिटी थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई और उनकी आइडेंटिटी को एक तरीके से छीन लिया गया। इसी तरीके से यूगोस्लाविया जो है, यूगोस्लाविया के जो लीडर्स थे उन्होंने एक तरीके से एथनिक कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते थे वो उन्होंने डिमांड इस तरीके की रखी कि उसको एक कंट्री में रहते हुए पूरा किया ही नहीं जा सकता था। तो इस वजह से वहाँ के जो कंट्री थी उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ा। और तीसरा अब हम देखते हैं, तीसरा जो कि पॉलिटिक्स का आउटकम डिसाइड करती है सोशल डिवीज़न के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के डिमांड्स को या फिर जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स है उनके डिमांड्स से को किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो पहले हमने जैसे बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि वहाँ पर बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर जो लोग थे वो पावर को शेयर करने के लिए राज़ी थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, वहीं श्रीलंका में नहीं थे। तो अगर जो रूलर्स हैं वो पावर को शेयर करने के लिए तैयार हैं और कोई भी रीजनेबल डिमांड को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर किसी भी कम्युनिटी के द्वारा उठाया जा रहा है उसके साथ बातचीत करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो जो सोशल डिवीज़न है वो किसी भी कंट्री के लिए थ्रेटनिंग नहीं होगा, किसी भी देश के लिए खतरा नहीं होगा। और अगर कोई कंट्री या फिर कोई भी सरकार अगर किसी कम्युनिटी के डिमांड को दबाने की कोशिश करेगी या फिर उसको नहीं मानने की कोशिश करेगी नेशनल यूनिटी के नाम पर या फिर किसी और चीज़ के नाम पर, जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही भयावह होगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा और वो एक तरीके से अच्छा नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके का जो अटेम्प्ट्स है वो फोर्स इंटीग्रेशन का कि ज़बरदस्ती लोगों को साथ रखा गया है लेकिन उनको पावर्स भी नहीं दिए गए हैं, वो एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन के बीज बो देते हैं और वहीं से डिसइंटीग्रेशन की बात होती है। क्योंकि लोगों को बहुत ही बुरा लगता है जब उनकी सरकार उनके बातों को नहीं मानती है या फिर उनके जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने से मना कर देती है। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं किसी भी कंट्री में उनको एक तरीके से डेंजर के रूप में नहीं देखना चाहिए। सोशल डाइवर्सिटीज़ कंट्री में होते हैं और वो एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है। और किसी डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिवीज़न का वो बहुत ही नॉर्मल है और वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। तो इसका अच्छा कैसे हो सकता है, तो देखिए इस वजह से क्योंकि जो अलग अलग डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या फिर मार्जिनल ग्रुप्स हैं सोशल ग्रुप्स, वो अपने ग्रीवेंसेस को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं कि आप हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए या फिर इनके सॉल्यूशंस दीजिए। तो देखिए अलग अलग तरह के सोशल डिवीज़न का जो एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में वो एक तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे लैंग्वेज के आधार पर अगर डाइवर्सिटी है और अगर हम कह सकते हैं कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर डाइवर्सिटी है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है उसको काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं और इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी मजबूती मिलती है। और अगर हम एक पॉजिटिव चीज़ देखें या फिर पॉजिटिव बात ध्यान दें डाइवर्सिटी की ओर, और
डाइवर्सिटी का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि लोग जो हैं वो एक तरीके से एक दूसरे से एकोमोडेट करना चाहते हैं और बिना एकोमोडेट किए या फिर एक दूसरे के साथ मिले जुले आप एक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये एकोमोडेशन का प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं है कि मैंने बात कर दी और लोग एकोमोडेशन करने लगे। और देखिए एकोमोडेशन करने के लिए जो लोग हैं जिनको लगता है कि उनको दबा कर रखा गया है या फिर उनके खिलाफ इनजस्टिस की गई है या फिर उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, उनको एक तरीके से फाइट करना होगा अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने खिलाफ हुए डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो देखिए ये ऐसे जो फाइट्स होते हैं ये जनरली आपको डेमोक्रेटिक रास्ता ले लेते हैं और डेमोक्रेटिक रास्ते में लोग अपने डिमांड सामने रखते हैं और पीसफुल मैनर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में और एक तरीके से सोसाइटी में या फिर इलेक्शन में के ज़रिए फेयर पोजीशन की डिमांड करते हैं। और कभी कभी ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये दूसरे फॉर्म बहुत ही अलग अलग फॉर्म ले लेते हैं जिनको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और जहाँ पर जो लेवल होता है सोशल इनइक्वालिटी का और इनजस्टिस का वो बहुत ही हाई हो जाता है। तो जो स्ट्रगल होता है इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ और जो सोशल एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ, वो कभी कभी वॉयलेंस की ओर भी चला जाता है और स्टेट पावर को एक तरीके से डिफाई भी करता है। तो इस तरीके से जो इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। लेकिन इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हिस्ट्री है वो हमें दिखाती है कि जो देखिए डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छा ज़रिया है जिसमें कि डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सकता है या फिर उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी रास्ते अपनाए गए हैं डाइवर्सिटी को या फिर सोशल डिविजन्स को सॉल्व करने के लिए वो एक तरीके से घातक रहे हैं या फिर उनका जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि डेमोक्रेसी का रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।